उद्धव ठाकरे ने सीधे अमित शाह को टारगेट पर लिया। सियासी बयानबाजी होती रहती है, लेकिन जो बातें उन्होंने, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, उन्होंने इस मामले को थोड़ा गंभीर कर दिया है। महाराष्ट्र में थे अभी अमित शाह जी, अब उद्धव ठाकरे इतने अग्रेसिव हो गए कि भाषा की मर्यादा भूल गए और देश के गृह मंत्री के लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया। आप सुनिए। पहिल्या पानावरती बातमी, भाजप कार्यालयाचं भूमिपूजन। आज सामना में दो खबरें थी, बीजेपी दफ्तर का भूमि पूजन और कैसे उन्होंने जल्दी जल्दी ऑफिस का काम पूरा करा लिया, और दूसरी जीजा माता जू में एनाकोंडा आएगा, हम पेंगुइन लाए, उससे टूरिस्ट बढ़े, मुझे उसका गर्व है। उस वक्त उस पर लोगों ने टीका टिप्पणी की थी, एनाकोंडा मतलब निकलने वाला सांप, वो आज आकर गया, यहाँ भूमि पूजन करके गया। उसे मुंबई निकलनी है, निकलना है तो निकल जाओ, तुम्हारा पेट फाड़ कर ना बाहर निकल आया तो कहना, कैसे निकलता है देखता हूँ। फाडून बाहेर आलो तर नावाचं नाही। तो क्या मतलब समीर जी बताएं भाई, आपके यहाँ महाराष्ट्र में ऐसा परिपाटी है ऐसी भाषा की? नहीं, अब उद्धव ठाकरे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बेसी सत्ता हाथ से चली गई है, बीएमसी आप हारने वाले हो, अभी जो बेस के चुनाव है तो वो आप हार चुके हो, कोई राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे ने एक, जिसे कहते हैं कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बेसिकली उद्धव ठाकरे इस तरीके से जाने नहीं जाते, राज ठाकरे इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते रहे ठाकरे परिवार में, लेकिन सत्ता का अब चला गया है, पार्टी चले गई, एकनाथ शिंदे पार्टी ले गए, सिंबल ले गए, नाम ले गए, सत्ता ले गया, तो सब छीन लिया। अमित शाह जी गए थे मुंबई में कल भारतीय जनता पार्टी का जो महाराष्ट्र का कार्यालय बन रहा है उसका भूमि पूजन करने, और उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाई, और उसमें ये भी कहा अडानी वाला जो धारावी प्रोजेक्ट है उसका भी जिक्र किया कि उसमें भी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट किया और बंबई को किस तरीके से लूट रहे हैं, प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, एनाकोंडा बोलना कि भाई बंबई को निकल रहे हैं। तो फिर पार्टी ने बोला, कुछ नेताओं ने बोला कि भाई उद्धव ठाकरे तो अजगर है, अपनी ही पार्टी को निकल गए ये तो इस तरीके से शब्दों का प्रयोग उद्धव ठाकरे को नहीं करना चाहिए। भाई एक समय भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लंबे समय उन्होंने राजनीति की है, वैचारिक मतभेद और राजनीतिक लड़ाई एक जगह, इस तरीके से देश के गृह मंत्री के शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे लगता है ये ठीक। लेकिन गृह मंत्री ने जो कल बोल दिया उस पर भी खूब हंगामा है, वो भी आपको सुना देता हूं। वही जो अभी आप उद्धव ठाकरे कह रहे थे, मुंबई में बीजेपी का एक बड़ा भव्य दफ्तर बन रहा है, वो उसकी आधारशिला रखने के लिए गए थे, और वहां जाकर के उन्होंने जो बातें कही है, चर्च गेट पे ऑफिस बनेगा, 55,000 स्क्वायर फीट का बीजेपी का दफ्तर, ये 2 साल में बन करके तैयार होगा। लेकिन अमित शाह जी ने कहा कि अब हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है यहां पर महाराष्ट्र के अंदर, अब ये पार्टी, अब हम अपने दम पर खड़े हैं, अपने दम पर मतलब सत्ता में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अब क्रचेस की हमको जरूरत नहीं है। पहले उनका बयान सुन लीजिए। महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी, भाजपा, ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी। भारत की राजनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत एक अमिट स्थान रखते हैं, उसी तरह से अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र के एक मजबूत हस्ताक्षर है, इसमें कोई ना नहीं बोल सकता। अच्छा देखिए, हंगामा हुआ, हंगामा इसलिए होना ही था क्योंकि लोगों को सीधे यही पूछा सबने कि भाई आप क्या उनके शिंदे जी के लिए कह रहे हैं, और शिंदे जी अभी दिल्ली आए थे तो प्रधानमंत्री से भी मिल करके गए थे, शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था। फिर उसके बाद उस चुनाव में भी अमित शाह जी ने कहा था, मुझे अगर ठीक याद आ रहा है समीर जी, कि हमें अगले चुनाव में अपने दम पर बहुमत लेकर के आना, कोई गठबंधन नहीं करेंगे, बिना मतलब अपने दम पर बहुमत लाना, ये बात उन्होंने पहले भी कही थी। तो अब फडणवीस साहब के पास लोग पहुंचे पूछने के लिए, साहब अमित शाह जी ने क्या ये शिंदे जी के लिए बोला है? तो उन्होंने कहा कि दोस्त और बैसाखी में अंतर होता है। सर ऐसा ही होता है क्या? एक्चुअली दोस्त बैसाखी ही होता है ना आपके लिए, कि जब भी संकट हो तो दोस्त काम में आए। हाँ। और इसलिए कई लोग बैसाखी को भी दोस्त मानते हैं। लेकिन अमित शाह जी को अगर आप देखें तो वो बहुत साफ तरीके से बात करते हैं, उनका दिमाग क्लियर। और यदि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता खत्म हुआ, समीर जी ज़्यादा बता सकते हैं, उसका बड़ा कारण भी अमित शाह जी थे। वो उस समय भी तैयारी में लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पार्टी बनाया जाए। अब ये बात उन्होंने शिंदे जी के लिए कही, या अभी तो बिहार के चुनाव चल रहे हैं, और वैसे भी 132 सीटें इनके पास, सर आपको बहुत जरूरत नहीं है बहुमत की, 132 सीटें हैं। किसी राजनीतिक दल के वरिष्ठतम नेताओं में से एक
से आप और अपेक्षा क्या करेंगे? और वो अपने दल के आत्मविश्वास को क्यों नहीं बढ़ाने आगे के लिए। बढ़ाएं? इस ऊर्जा क्यों इस नहीं बयान से बढ़ाएं? शिंदे जी के आत्मविश्वास को क्या हुआ होगा ये बताइए ना। तो शिंदे जी को ये पता पहले भी होना चाहिए। सर ये कॉर्पोरेशन के लिए संदेश है एकनाथ शिंदे और अजित पवार को, नगर निगम के चुनाव है अगले महीने, संदेश है कि भाई हमें किसी की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जी, जरूरत नहीं रहेगी महाराष्ट्र में? देखिए, जब अमित शाह कह रहे हैं कि हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, तो अभी बैसाखी ही तो एनाकोंडा बोल रहे थे। बैसाखी की जरूरत नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी को। एकनाथ शिंदे और एनसीपी जो अजित पवार की अगुवाई में है, वो क्या इस स्थिति में कभी रही क्या कि भारतीय जनता पार्टी को उस तरह बैसाखी से दे सके, बिल्कुल। व्यवहार कर सके? जब तक शिवसेना थी जो बाला साहब ठाकरे वाली थी, वो निश्चित तौर पर बैसाखी वाला था। और 2014 और 2019 के चुनाव में क्या हुआ? वही तो हुआ था ना, साथ में लड़े, तब क्या स्थिति रही? अलग चले गए उद्धव ठाकरे तो भारतीय जनता पार्टी और बड़ी पार्टी बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी आज वहां जहां खड़ी है उसको बता रहा है। और अमित शाह का काम वो किसी और पार्टी को बड़ा करना नहीं है, ये मतलब बड़ी स्पष्टता से वो कहते हैं। अब उसको बड़ा नहीं करना है तो क्या करना है? तो मजबूती से संगठन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नेता खड़ा करना पड़ेगा, लोगों में भरोसा करना पड़ेगा। अब आप ये कह दें अनाकोंडा हो गया, अजगर हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया, पेंगुइन ला दिए, पता नहीं उस पर भी मीम न बने आज दिन भर, उस सब से कुछ नहीं होता है। सवाल ये कैसे आप बिहेव करते हैं उसके आधार पर तय होता है कि बैसाखी रहेगी या दोस्त रहेंगे। दोनों रखने के लिए आपको अपनी भूमिका सर जल्दी जल्दी दुनिया की 3-4 आपको और बड़ी खबरें मैं बता देता हूं। ट्रंप की पाकिस्तान खूब चापलूसी करता है, अभी तक उसको इसका इनाम भी मिल रहा है। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है, पाकिस्तान अपने घर में फिर पिटेगा। दरअसल आसिम मुनीर की फौज गाजा में तैनात हो सकती है। गाजा का जो पीस प्लान बना है उसमें गाजा के पुनर्निर्माण में और वहां शांति व्यवस्था के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स इसी नाम से बना करके तैनात की जानी है। और ये सेना वहां होगी और ये वहां इजरायली सेना पीछे होगी या आगे होगी, आगे ये देखेगी कहाँ। अब खबर आ रही है कि इंडोनेशिया, अजरबैजान दोनों मुस्लिम देश हैं और तीसरा पाकिस्तान, इन 3 देशों की सेना की तैनाती वहां हो सकती है। अब आप याद कीजिए अभी क्या गदर मचा था पाकिस्तान में कि ट्रंप का ये गाजा का प्लान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया और दर्जनों लोग मर गए पंजाब लाहौर में पाकिस्तान के, सिर्फ इसलिए कि आपने ये उनका प्लान मंजूर कर लिया। अब तो फौज तैनात होने की खबर आई है। अच्छा, ये फौज किसके लिए तैनात है? ये इजराइल से लड़ेंगे? इनकी हिम्मत है इजराइल से लड़ने की? ये लड़ेंगे तो वहां हमास से ही या इस्लामिक जिहाद से ही, तो फिर क्या होगा? तो अभी तक की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया इसको कि हमारी फौज वहां लड़ेगी। ये इंटरनेशनल मीडिया में छप रही खबर। वो ये अभी पहले बलूचिस्तान में तो लड़ लेने दीजिए, आप भी इजराइल तक पहुंचा रहे हैं और गाजा तक पहुंचा रहे हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से भाई वो सारा झगड़ा हुआ। आपको ध्यान है जब गाजा को लेकर फिलिस्तीन को लेकर जो बात हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया वहाँ पर फिलिस्तीन के मसले पर, इजराइल को जिस तरह से सपोर्ट किया है, तो उनको लेकर बड़ी संकट वहाँ पर हो रहा था। और अब ये हो जाएगा तो फिर और आग लगेगी, बड़ा झगड़ा होगा। तो फिलिस्तीनी पहले भी मारे हैं लेकिन अब दूसरी स्थितियां बनती जा रही है। सर ये पैकेज है, पैकेज में लाइबिलिटी भी साथ लेके जाएंगे। वही है फ्री लंचेज वाली बात जो आपको नहीं होता। तो अगर आप IMF से बेल आउट लेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये उसी का पार्ट है और ये होगा।